नमस्कार प्रिय मित्रों, आप मुझे स्टडी मटेरियल चैनल पर देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि मैं किस प्रकार से आप लोगों की पढ़ाई को और भी सहज और सरल बनाने, सुगम बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जो है आपकी हर एक समस्याएं जो है वो समझ में आए आपको, और आप जो है हर एक समस्याओं को हल करते हुए चलें, हर एक चीज़ों को आप समझते हुए चलें। तो आइए इसी प्रक्रम में हम आज समझेंगे भूगोल में वैदिक काल के भौगोलिक ज्ञान को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक काल में भूगोल का ज्ञान कैसे था और क्यों था। तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि वैदिक कालीन भूगोल जो है वो किस प्रकार से था, क्या ज्ञान था हमारा वैदिक काल में, हमें क्या पता था भूगोल के बारे में। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। आर्यों ने सप्त सैंधव में प्रवेश के साथ ही विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाएं या तो प्रारंभ कर दी थीं या ज्ञात रचनाओं को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा कंठस्थ किया था। ठीक है। आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश में प्रवेश के साथ ही विविध प्रकार की तरह तरह की यानी भांति भांति की जो है साहित्यिक रचनाएं या तो प्रारंभ कर दी थी या तो उन ज्ञात रचनाओं को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा कंठस्थ किया जाने लगा, कंठस्थ करके उन्हें समझा जाने लगा, पढ़ा जाने लगा। यह कह सकते हैं कि आर्यों ने सप्त सैंधव में प्रवेश के साथ ही विविध प्रकार की साहित्य रचनाएं या तो प्रारंभ कर दी या ज्ञात रचनाओं को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा कंठस्थ किया उन्होंने, आर्यों ने। ठीक है। आर्यों से आप प्राय समझ ही रहे होंगे, आर्य और अनार्यों से। कालांतर में आगे दूसरी लाइन पर चलते हैं। कालांतर में भाषा के विकास के साथ साथ पांडुलिपियां भी तैयार की गईं। कालांतर यानी प्राचीन समय में। ठीक है। कालांतर आप लोगों को पहले भी बताया गया होगा। कालांतर यानी प्राचीन समय में भाषा विकास के साथ साथ उनकी पांडुलिपियां भी तैयार की गईं। इस रचनाक्रम में ये जो रचनाक्रम था, इस रचनाक्रम में जो है वेदों का स्थान सर्वोपरि रहा, यानी वेदों का स्थान सबसे आगे रहा, सर्वोपरि रहा। वेदों का जो स्थान रहा वो सर्वोपरि रहा। इस पूरी प्रक्रम में, पूरे जो है कार्यकाल में वेदों का स्थान सर्वोपरि रहा, सबसे ऊंचा रहा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। ठीक है। कालांतर में भाषा के विकास के साथ साथ उनकी पांडुलिपियां भी तैयार की गईं। ठीक है। इस रचनाक्रम में वेदों का स्थान क्या था? सर्वोपरि था, सबसे आगे था, सबसे ऊपर था। अब आइए समझते हैं वेदों के बारे में। जैसा कि पूर्व में ही वर्णित है, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। वेदों को प्राचीन मनुष्यों ने ब्रह्म वाक्य माना, यानी प्राचीन मनुष्यों ने क्या माना कि ये ब्रह्मा का वाक्य है। ठीक है। ब्रह्मा ने जो कहा है वही यह है। ठीक है। तो इसलिए जो है प्राचीन मनुष्यों ने, प्राचीन मानवों ने इसे यह समझा कि जो है यह ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया एक एक शब्द जो है, इसका एक एक मंत्र और एक एक शब्द सत्य, शाश्वत और अक्षुण्ण माना गया। ये कहा गया कि इसमें जो भी शब्द कहा गया है वो सारा शब्द जो है सत्य है और उसका एक एक मंत्र सत्य है और शाश्वत है और अक्षुण्ण है। ठीक है। यह माना गया। यदि वेदों का अध्ययन गहराई से किया जाए तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेद ज्ञान का अलौकिक भंडार है। वेद का जो ज्ञान है वह अलौकिक ज्ञान का अलौकिक भंडार है। अगर वेदों का गहन अध्ययन यानी गहराई से अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदों का ज्ञान अलौकिक भंडार है। इसके जैसा जो है लौकिक कोई भंडार नहीं है। लौकिक और पारलौकिक से आप समझ रहे होंगे, लौकिक जो अपने लोक में हो और पारलौकिक जो दूसरे लोक में हो। ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि अलौकिक भंडार है। ठीक।
इनकी रचना किसी एक ऋषि या सामान्य विद्वान की देन नहीं हो सकती। ये भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इनकी रचना जो है किसी एक ऋषि या किसी एक सामान्य विद्वान की देन नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें प्रत्येक का मूढ़ अर्थ है। यहाँ मूढ़ नहीं गूढ़ होना चाहिए था, मूढ़ मूर्ख को कहते हैं जो है, तो मूढ़ नहीं होना चाहिए था, गूढ़ होना चाहिए था, पर गलती से जो है प्रिंट हो गया है, क्योंकि उनके प्रत्येक का गूढ़ अर्थ है, ठीक है, और प्रत्येक मंत्र का भाव दृष्टा है, ठीक है। प्रत्येक मंत्र जो है, सारे मंत्र उनके भाव जो हैं वो दृष्टव्य होते हैं, दिखाई देते हैं, दृष्टा होते हैं, इसलिए जो है प्रत्येक मंत्र का भाव दृष्टा है। किसी अन्य को संबोधित इनमें श्लेष यम और वाचक लुप्तोपमा अलंकार होने से उनका शाब्दिक विशिष्ट और भावार्थ एकाधिक पक्ष से संबंधित हो जाता है। यानी इन सारे अलंकारों से जो है ओतप्रोत है और इनका जो है शाब्दिक जो है वो विशिष्ट हो जाता है, भावार्थ एकाधिक पक्ष से संबंधित हो जाता है, यानी एक से अधिक पक्षों से संबंधित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्राचीन काल में ऐसा कोई माध्यम केंद्र या संस्था होगी जहाँ की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं को मंत्र के समान मूल्यवान मानकर उन्हें ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है, ऐसा लगता है कि मानो प्राचीन काल में कोई ऐसा माध्यम रहा होगा, प्राचीन यानी पुराने समय में कोई ऐसा माध्यम रहा होगा, केंद्र या संस्था होगी, ठीक है, कोई केंद्र रही होगी या कोई संस्था रही होगी जहाँ की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं को मंत्र के समान मूल्यवान मानकर उन्हें ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ भी मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ किया है इन लोगों ने। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जहाँ की जो है सर्वोत्कृष्ट रचनाओं को मंत्र में जो है समाहित करके मूल्यवान मानकर उन्हें इन ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मंत्रों के समान समझकर इन्हें जो है ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ग्रंथों में समाहित किया गया है। और वेदों में सृष्टि रचयिता परमेश्वर या ब्रह्मा और उसकी प्राथमिक रचना ब्रह्मा, सूर्य, त्रिदेव शक्तियाँ एवं गणेश के अतिरिक्त जो है आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप के पर्वत, नदियाँ, सागर, विशेष पर्वत व्यवस्था एवं मेरु या सुमेर पर्वत का महत्व, जलवायु, ज्योतिष विद्या, जम्बू द्वीप के प्रत्येक संभाग के प्रत्येक विशेष नगर, कुबेर नगरी, आर्यावर्त के जनपद, राजवंश, प्रमुख नगर व धार्मिक स्थल, वनस्पति के 6 प्रकार। आप चिंता ना कीजिए, मैं जो है हर एक चीज़ों पर प्रकाश डालूँगा। तो वेदों में सृष्टि के रचयिता परमेश्वर यानी ब्रह्मा, ठीक है, उसकी प्राथमिक रचना जो है, उनकी प्राथमिक रचना जो है ब्रह्मा, सूर्य, त्रिदेव और शक्तियाँ एवं गणेश के अतिरिक्त आर्यावर्त, जो कि उस समय वेदों के समय में आर्यावर्त जो था वो द्वीप था, महाद्वीप नहीं द्वीप था, ठीक है। आर्यावर्त एवं नहीं सॉरी आर्यावर्त द्वीप नहीं था, आर्यावर्त जो है भारत का ही प्राचीन नाम है। तो आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप के पर्वत, ठीक है, जम्बू द्वीप था जिसके अंतर्गत आर्यावर्त यानी भारत था, ठीक है। तो जम्बू द्वीप में भारत था और जम्बू द्वीप के पर्वत और आर्यावर्त के जो है पर्वत जो है दिखाई देते हैं, नदियाँ, सागर, विशेष पर्वत व्यवस्था यानी विशेष पर्वतों की व्यवस्था, एवं मेरु या सुमेरु पर्वत का महत्व दिखाई देता है, जलवायु दिखाई देती है, ज्योतिष विद्या भी उसमें समाहित की गई है। जम्बू द्वीप के प्रत्येक संभाग के पर्वत, विशेष नगर
ठीक है। जम्बू द्वीप के प्रत्येक संभाग यानी जम्बू जो द्वीप है उसके सारे संभाग, जैसे वर्तमान समय में जम्बू द्वीप जो है वो एक व्यापक रूप होकर एक बड़ा सबसे बड़ा द्वीप होकर एशिया महाद्वीप हो गया है। पहले वह जम्बू द्वीप हुआ करता था। उसमें जो है यहाँ बताया गया है कि वेदों के समय में जम्बू द्वीप के प्रत्येक संभाग यानी सब भागों का, ठीक है, पर्वत संभाग्य पर्वत विशेष नगर कुबेर नगरी आर्यावर्त के जनपद, ठीक है, जो वहाँ की विशेष जम्बूद्वीप के पर्वत विशेष नगर जो थे, कुबेर नगरी थी, आर्यावर्त यानी भारत के जनपदों को, राजवंश, प्रमुख नगर व धार्मिक स्थल, ठीक है, वनस्पति के प्रकार यानी वनस्पतियों के प्रकार, जम्बूद्वीप में जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती थी उनके प्रकार, वृक्ष, विरुद्ध एवं तृण, नदियाँ, प्रमुख सभ्य एवं जनजातियाँ, ठीक है, प्रमुख सभ्य जनजातियाँ, ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो है आर्यावर्त जम्बूद्वीप के हर एक चीज़ों का वर्णन मिलता है, इनमें दिखाई देता है, स्पष्ट होता है। प्रमुख नगर व धार्मिक स्थल भी दिखाया गया था, दर्शाया गया है, उसका भी वर्णन मिलता है, ठीक है, और प्रमुख सभ्य जनजातियाँ दिखाई देती हैं। पशु की आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, पशु की आर्थिक क्रियाएं, किस प्रकार से पशु आर्थिक क्रियाओं में संलिप्त था, किस प्रकार से पशु आर्थिक जो है क्रियाकलाप करता था, ठीक है। कृषि एवं शिल्प दिखाए गए थे, शिल्प कला आप जानते ही होंगे, कृषि किसानी आप जानते होंगे, बस्ती और यातायात, व्यापार एवं केंद्र आदि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए थे। यातायात यानी जो भी आप ट्रैफिक कहते हैं ना, ट्रैफिक कहते हैं, ट्रैफिक जाम है तो वही यातायात, व्यापार, ठीक है, बिजनेस एवं केंद्र आदि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण तथ्य इनसे संबंधित दिए गए हैं। वेदों में जितना विस्तार खगोल मंडल से हम समझ सकते हैं आकाशीय मंडल, ठीक है, जो आकाशीय मंडल है उसे खगोल मंडल कहा गया है, ठीक। खगोल मंडल का जो है निहारिकाएँ हो गई, ग्रह उपग्रह हो गए, ये सारी चीज़ें जो है खगोल शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन खगोल शास्त्र में, आकाश गंगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो है अध्ययन हम विशेष रूप से खगोल शास्त्र में करते हैं। हालांकि भूगोल में भी थोड़ा बहुत इस पर प्रकाश डाला जाता है। आगे समझते हैं खगोल मंडल नक्षत्र विद्या यानी नक्षत्रों को किस प्रकार से समझा जाए, ठीक है। सूर्य के लक्षण और गति के विभिन्न अवयवों के ग्रहमंडल को एवं जलवायु के विभिन्न तत्वों को समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो सूर्य के लक्षण और गति के विभिन्न अवयवों के ग्रहमंडल को एवं जलवायु के विभिन्न तत्वों को समझाने का प्रयास इस वेदों में मिलता है, वेदों में किया गया है। उतना तो बाद के पुराणों को एवं जलवायु के विभिन्न तत्वों को समझने का प्रयास किया गया है, ठीक है। जलवायु के विभिन्न तत्वों को समझने का प्रयास इसमें किया गया है, उतना तो बाद के पुराणों में भी नहीं दिया गया है। बाद में जो भी पुराण आए हैं उन पुराणों में उतना तो वर्णन नहीं मिलता जितना कि वर्णन यहाँ हमें पहले वाले पुराणों में मिलता है। पहले वाले पुराणों में हमें पढ़ने को या समझने को मिलता है, ठीक है। सूर्य के लक्षण, गति, विभिन्न अवयवों के ग्रहमंडल, ठीक है, को एवं जलवायु के विभिन्न तत्वों को समझने का प्रयास किया गया है, जिस प्रकार किया गया है कि बाद के पुराणों में उस प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है। जलवायु पर कालीदार, ठीक है, कालीदार के रघुवंश यहाँ कालीदार नहीं, जलवायु पर कालिदास के रघुवंश एवं मेघदूत नामक विख्यात रचनाओं में जलवायु के लक्षण, ताप, वाष्पीकरण, वाष्पीभवन, वर्षा, जल वितरण, वायु विक्षोभ, ठीक है, और उनके मार्ग, उसका प्रभाव, सूर्य का जो है इस सारी क्रिया के संबंध में आदि को समझाया गया है। आइए एक एक करके एक एक लाइन को तोड़ते हुए चलते हैं।
जलवायु पर कालिदास जी के जो 2 कृतियाँ थी, रघुवंशम एवं मेघदूतम, ठीक है, मेघदूत या मेघदूतम जो भी कहें, नामक विख्यात रचना थी, जिसमें जलवायु के लक्षण, ताप, वाष्पीकरण, वाष्पीभवन वर्षा, ठीक है, वाष्पों से जो है किस प्रकार वर्षा होती है, जल वितरण, ठीक है, जल का जो है वितरण, वायु विक्षोभ यानी साइक्लोन जिसे कहते हैं, ठीक है, साइक्लोन, वायु विक्षोभ, और जो है और उनके मार्ग, उसका प्रभाव, सूर्य का इस सारी क्रिया के संबंध में आदि को समझाया गया है मतलब बताया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। और विभिन्न नक्षत्र शास्त्रियों एवं जैन ग्रंथों में अलग अलग कालों में नक्षत्र विद्या पर लिखा गया है, ठीक है। विभिन्न नक्षत्र शास्त्रियों एवं जैन ग्रंथों में अलग अलग कालों में नक्षत्र विद्या पर कुछ न कुछ लिखा गया है। तरह तरह के नक्षत्र शास्त्रियों ने एवं जैन ग्रंथ, जो जैन धर्म के ग्रंथ थे, उनमें भी अलग अलग कालों में यानी अलग अलग समयों में जो है नक्षत्र विद्या पर जो है क्या किया गया था, नक्षत्र विद्या पर लिखा गया था, ठीक है। यहाँ तक सारा बात क्लियर है, सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैदिक काल में का भौगोलिक ज्ञान किस प्रकार से था। तो वैदिक काल का भौगोलिक ज्ञान मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जो जहाँ पर हम रह रहे हैं, जम्बूद्वीप, ये एशिया महाद्वीप जम्बूद्वीप हुआ करता था, और जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारत नहीं बल्कि आर्यावर्त हुआ करता था। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त हुआ करता था, और जो है वेदों में आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप के सभी संभागों का जो है विशेष वर्णन मिलता है। और जो है यहाँ की जो है खगोलीय ज्ञान को भी वेदों में समाहित किया गया था। वेदों से हमें खगोलीय ज्ञान भी प्राप्त होता है, जिसमें हमें ये समझने को मिलता है नक्षत्रों के बारे में, जो है सूर्य की गति के बारे में समझने को मिलता है, आदि उसके जो हैं चीज़ों को, वायु विक्षोभ आदि सारी चीज़ें, साइक्लोन वगैरह अन्य सारी चीज़ों को जो है समझने को मिलता है। कालिदास जी के रघुवंशम एवं मेघदूतम नामक विख्यात रचनाओं में जलवायु के लक्षण, ताप, वाष्पीकरण, वाष्पीभवन वर्षा, जल वितरण, वायु विक्षोभ और उनके मार्ग, उसका प्रभाव, सूर्य का इस सारी क्रिया के संबंध में आदि को समझाया गया है। इन सारी क्रियाओं आदि को रघुवंशम एवं मेघदूतम में समझाया गया है। कालिदास की जो 2 प्रमुख कृतियाँ हैं, उसमें जो है जलवायु के सभी जो है अवयवों को दर्शाया गया है और बताया गया है, और सूर्य की सारी क्रिया के संबंध में आदि को समझाया गया, यानी सूर्य की क्या भूमिका है इस सारी क्रिया में, इन सब चीज़ों को जो है दर्शाया गया है रघुवंशम एवं मेघदूतम में। आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे ही आप तक अन्य भौगोलिक ज्ञान भी जो है दिया जाए, आपको जो है अन्य वीडियो पहुंचाई जाए, उपलब्ध कराई जाए। आज रात में हम आप लोगों को अंधकार युग या अंधकाल युग के विषय में पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे। तो आज जो है रात में हम जो है 11 से 12 बजे के बीच जो है वीडियो अपलोड कर देंगे, और आप देख पाएंगे कि जो है किस प्रकार से जो है भूगोल में अंधकार युग या अंधयुग एक था, जिसका जो है प्रचलन हुआ था, जिसे जो है जो अस्तित्व में था और जिसके दबाव के कारण सारी जो है चीज़ें व्युत्पन्न हुई। अभी यहाँ स्पष्ट करना